हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़े थे। पहले की वीडियोस में हमने वो बैक्टीरियाज़ पढ़े थे जो कि पैथोजेनिक होते हैं या डिजीज़ कॉज करते हैं। आज की वीडियो में हम उस चैप्टर को तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया, पर आगे हमें इस चैप्टर में बेसिकली दो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ और बहुत ही ज़्यादा ये डिजीज़ कॉज होता है, और उसके अलावा जो लोग इन्फेक्ट होते हैं उनके अंदर डेथ की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। वैसे डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एड्स एंड हेपेटाइटिस। तो एड्स को हम अब एक या दो वीडियो में डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स के बारे में आज का वीडियो होगा। इसके बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, और कुछ नॉलेज आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एड्स के बारे में होगा। व्हाट इज़ एड्स? तो फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आप लोगों ने याद करो तो ये जो टर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो, या फिर इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है वो है आपका एड्स, जो कि आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, वैसी इम्यूनिटी जो पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद हमारे अंदर डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को प्रभावित करता है ये बीमारी। एड्स जो है आपके एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब एड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो कॉजेटिव एजेंट जो है इसका, मतलब जिसके कारण होता है, कॉजेटिव एजेंट जो है इसका, तो ये एक वायरस के कारण होता है। ओके, ये एक वायरस के कारण होता है, दैट इज HIV। एंड HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मतलब ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पे अटैक करने वाला जो वायरस होता है वो होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड द कॉजेटिव एजेंट इज HIV, व्हिच इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस, व्हिच इन्फेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम, व्हिच इन्फेक्ट्स ह्यूमंस इम्यून सिस्टम। ओके, अब ये जो एड्स है, थोड़ा अगर इसके बारे में हिस्ट्री देखें तो जो फर्स्ट डिटेक्शन हुआ था इसका, फर्स्ट डिटेक्शन हुआ था, मतलब पहली बार जो इसको देखा गया था, पहली बार ये सबके सामने आया, इट इज इन 1981। 1981 में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया USA में ये जो बीमारी है पहली बार डिटेक्ट की गई कुछ लोगों में। इसका इलाज तो है नहीं, बट पहली बार ये बीमारी जो है डिटेक्ट की गई 1981 के समय न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे ग्लोब पे यूनिवर्सली ये बीमारी फैल गई। अब इसके आगे अपन देखें तो ये जो बीमारी है, ये एक और चीज़ की एड्स जो है वो एक STD है। एड्स इज एन STD, दैट इज sexually transmitted disease, that is sexually transmitted disease, but only sexually transmitted disease नहीं है। that means अब आप क्या कहते हैं, एड्स के बारे में कोई भी सुनता है तो उसका हिसाब से ये लगता है कि इट इज ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जब दो लोग के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तभी ये बीमारी फैलती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस इन्फेक्शन को फैलने के लिए बस आपका जो अंदर का ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है, वो अगर किसी और अनइन्फेक्टेड या फिर किसी इन्फेक्टेड इंसान का जो बॉडी फ्लूइड है वो अगर एक अनइन्फेक्टेड इंसान के बॉडी में चला जाए, तब उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको भी एड्स हो सकती है। ठीक है, तो डिजीज स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड। किससे फैलता है? बॉडी फ्लूइड से, आपके शरीर में जो लिक्विड है उससे, हमारे शरीर में जो लिक्विड है उससे ये डिजीज दूसरों में फैलता है। किसी को टच करने से या सलाइवा से, बेसिकली सलाइवा से ये डिजीज जो है नहीं फैलता, ये सबसे मेन चीज़ है। ठीक है,
नॉट स्प्रेड थ्रू सलाइवा। सलाइवा से जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। डिजीज जो है वो बॉडी फ्लूइड से, शरीर के अंदर जो फ्लूइड है हमारे, उससे एक इंडिविजुअल से अगर उसका वो कहीं क्या कहते हैं चला जाता है, या फिर इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड नीडल। स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड नीडल या इन्फेक्टेड इंजेक्शन। अगर एक बंदे को किसी एक इंजेक्शन से लगाया गया, वही एक इन्फेक्टेड को लगाया गया, और वही अगर किसी और को टच हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, हो सकता है इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्टेड नीडल या फिर इंजेक्शन, इन्फेक्टेड नीडल और इंजेक्शन से भी ये डिजीज फैल सकता है। तो ये सारे कई सारे इसके माध्यम है फैलने के, बट एक जो लोगों के अंदर मन में ये विचार रहता है कि इट इज ओनली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है, ये ऐसा नहीं है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, आप बार्बर शॉप में जाते हो, मतलब आप सैलून में जाते हो, तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि हर बार जो ब्लेड बदला जाता है, चाहे वो शेव के लिए बदला जाता हो, चाहे वो और भी किसी वर्क के लिए अगर ब्लेड बदला जाता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि एक संभावना होती है कि उस ब्लेड पे शायद जो पिछला आदमी आया हो उसका ब्लड लग गया हो, बाई चांस कट लग गया हो, उसका ब्लड लग गया हो, और बाई चांस ये संभावना होती है कि आपको भी कट लग जाए, वो ब्लड आपके ब्लड से मिक्स हो जाए। तो ये जो संभावनाएँ हैं ये पूरी तरह से कम हो सके, और जो एड्स है वो बीमारी फैलना ना फैल सके, इस कारण से हम ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में अपन देखते हैं कॉजेज और जो वेज ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज़ का। तो वेज ऑफ ट्रांसमिशन तो मैंने बता दिया कि एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है दो इंडिविजुअल के बीच में तो संभावना होती है। एक इन्फेक्टेड निडल से हो सकती है, इन्फेक्टेड सिरिंज से हो सकती है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस होता है तो ये डिजीज़ फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा का ये लगभग कंफर्म हो जाता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से मिक्स हो गया तो इन्फेक्शन कॉज होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक और बात, प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और इन्फेक्टेड है एड्स से, तो चांसेस होते हैं कि उसकी बेबी में, उसके बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो पास हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है और मदर जो है वो इन्फेक्टेड है, तब भी ये हो सकता है कि डिजीज़ जो है वो पास हो जाए मदर से लेकर बच्चे में। इसके अलावा आप देख लो फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर या मदर टू इट्स बेबी, हाँ प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाने के समय भी हो सकता है। तो प्रेग्नेंट क्या कहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, उससे अगर डिलीवरी के समय जो हो सकता है बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए या फिर बच्चा इन्फेक्टेड पैदा हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स। साइंस और सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं एड्स के। ओके, ये बताता हूँ। Science and symptoms, क्या लक्षण होते हैं एड्स के, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। साइंस और सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट फेजेस में HIV वायरस को या एड्स को, इन्फेक्शन को हमने डिवाइड किया। डिफरेंट फेजेस मतलब पहले तो इनिशियल फेज होता है और उसके बाद एडवांस फेज आता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन हो सकता है। जब क्लिनिकल फेज में आप जाते हो तो 4 फेज में डिवाइड किया गया है, 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है
वो है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन। सबसे पहला क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा किसी बंदे को तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्राइमरी इन्फेक्शन के समय बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप डिटेक्ट कर पाओ कि किसी को एड्स है या नहीं है। तो ये डिटेक्ट करना प्राइमरी इन्फेक्शन के समय थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। बट वहाँ पे हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हो वो इलनेस या उसके अंदर बीमारी या थोड़ी सी क्या कहते हैं फीवर या ऐसी कमजोरी, ये सब क्या कहते हैं लक्षण दिख सकते हैं। टेंड्स टू डेवलप इलनेस उसमें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सिम्टम्स हैं ये अप्रोक्स वायरस से इन्फेक्ट होने के 1 महीने के बाद दिखने चालू होंगे। ये जो सिम्टम्स हैं वायरस से इन्फेक्ट होने के 1 महीने के बाद दिखने चालू होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। आपका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है जिसमें आपको लगेगा कि आपको नॉर्मल बीमारी हुई है, नॉर्मल फ्लू हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। सर्दी खांसी बुखार रहेगा, सर में दर्द रहेगा, तो आपको उस समय तक तो नॉर्मल लगेगा किसी भी पेशेंट को ये चीज़, क्योंकि ये नॉर्मली हो जाती है। सीजन चेंज होता है या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन के तौर पर हमें ये सब हो जाता है, तो हम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, ठीक है। तो इलनेस डेवलप होनी चालू हो सकती है और ये जो है ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक एक इंसान में देखा जा सकता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन में देखा जा सकता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि जो साइंस या सिम्टम्स हैं बेसिकली वो क्या क्या है। फीवर रह सकता है, हेडेक रह सकता है, फीवर रह सकता है, हेडेक रह सकता है। उसके अलावा रैशेज हो सकते हैं स्किन पे, उसके अलावा पेन हो सकता है जॉइंट्स में, जॉइंट पेन, रैशेज हो सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो शो हो सकते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन में अगर उसको एड्स है तो, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स में स्वेलन भी आ सकता है या इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स भी हो सकता है, इसको भी लिखो। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं ये सारे तो आपके प्राइमरी इन्फेक्शन के समय हो सकते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन के समय ये सारी चीज़ें होती है और ये नॉर्मली जो पेशेंट है वो नोटिस नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल डेज में भी जब आपकी थोड़ी तबीयत या किसी की तबीयत खराब होती है तो ये चीज़ें हो सकती है, तो इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सेकेंड फेज जब इन्फेक्शन का आता है दैट इज क्लिनिकल या लेटेंट इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बारे में अपन देखते हैं जब सेकेंड फेज ऑफ इन्फेक्शन आता है। We talk about the second phase of infection. क्लिनिकल और लेटेंट थोड़े से बाद का, ठीक है। क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन, अब इसके बारे में देखिए क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन के बारे में। ये जो है अब फर्स्ट प्राइमरी में तो हमने पढ़ा कि जो वो फेज़ है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है, पर ये जो फेज़ है क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन का फेज़ ये 10 सालों तक कंटिन्यू चल सकता है। 10 सालों तक ये इन्फेक्शन का फेज़ चल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी एंटीवायरल थेरेपी ना ली जाए या कोई भी ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये 10 साल तक ये फेज़ जो है कंटिन्यूसली चल सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ भी कोई स्पेसिफिक साइंस या सिम्टम्स दिखेंगे नहीं एक पर्टिकुलर पेशेंट। अगर अपन क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन की बात करें तो ये जो फेज होता है ये बेसिकली होता है कि आपके अंदर जो वायरस है वो एडप्ट कर रहा है, शरीर के अंदर वायरस है
और शरीर को अंदर से धीरे धीरे ये किल करना या धीरे धीरे ये बीमार करना स्टार्ट होता है, जो कि बीमारी अचानक एक बार में ही सामने आएगी। तो सेकेंड फेज इन्फेक्शन है वो सबसे लॉन्ग फेज का इन्फेक्शन रहता है, जहाँ पे पेशेंट को पता रहता नहीं है कि उसके अंदर इन्फेक्शन पनप रहा है या उसके अंदर इन्फेक्शन पल रहा है। पर यहाँ पे कुछ साइंस और सिम्टम्स जो है वो कुछ लोगों में दिखाई दे सकते हैं। लाइक यहाँ भी आपको इन्फेक्शन दिखेंगे तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग दिख सकती है, ठीक है, और swelling in lymph nodes, lymph nodes में swelling दिख सकती है। और ये जो वायरस है इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, इस पूरे इतने लंबे टाइम में ये वाइट ब्लड सेल्स में ही अपना घर बना के वहीं पे रहता है, ठीक है। ये जो वायरस है HIV ये कहाँ रहता है? रिमेन्स इन दी in white blood cells of body, या बॉडी के वाइट ब्लड सेल में ही ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक। उसके बाद अपन देखें तो थर्ड स्टेज आता है, दैट इज अर्ली सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, जहाँ पे जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वो दिखने साफ साफ स्टार्ट होते हैं। थर्ड फेज ऑफ इन्फेक्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक पेशेंट को, एक इन्फेक्टेड पर्सन को जो सबसे मेन सिम्टम्स है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अर्ली सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, द थर्ड फेज ऑफ इन्फेक्शन इन द केस ऑफ एड्स और HIV। अर्ली सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, अब इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इस फेज में जो वायरस है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और अलग अलग सेल में जाके अलग अलग सेल को डिसरप्ट करना, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। अब बेसिकली आपको ये याद रखना चाहिए ये डिसरप्ट किसको करता है? जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के आपके सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उन पे जाके इफेक्ट करता है। मैंने जब मैं पढ़ा रहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो सेल्स हैं आपके टी सेल्स पे जाके ही अटैक करता है, और वहाँ पे जो टी सेल्स हैं जो कि बी सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, जो टी सेल्स हैं वो जो बी सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं उन्हीं पे जाके अटैक करता है, जिस कारण से बी सेल नहीं काम कर पाता है। और बी सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। तो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हो पाता, इसीलिए ये सेल्स जो हैं या ये जो वायरस हैं ये हमारे शरीर में डेवलप होते रहते हैं और हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स शो होते हैं इस फेज में, जैसे फीवर हो सकता है, फैटिग हो सकता है, लिम्फ नोड स्वेलन हो सकते हैं, मतलब फूल सकते हैं, डायरिया हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लाइक फीवर हो सकता है, फैटिग थकान हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आ सकती है, उसके बाद लिम्फ नोड स्वेलन हो सकते हैं, स्वेलन लिम्फ नोड्स ETC, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। उसके अलावा अपन देखें लास्ट फेज जो है प्रोग्रेशन ऑफ एड्स, फोर्थ लास्ट फेज की अगर अपन बात करें दैट इज प्रोग्रेशन टू एड्स, जहाँ पे मिलेगी कंफर्मेशन कि हाँ एड्स है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए, कोई भी ट्रीटमेंट ना लिया जाए, ये जो 10 साल का फेज था, जो आपका सेकंड क्लिनिकल फेज था, ये 10 साल का फेज और उसके बाद ये फेज जो सिम्टम्स दिखाना चालू करता है, अगर उस समय तक कोई भी ट्रीटमेंट ना लिया जाए इसके प्रति, कोई भी एंटीवायरल इन्फेक्टिव चीज़ें ना ली जाए, कोई भी ऐसी दवाइयाँ एंटीसेप्टिक एंटी बायोटिक ना ली जाए, उसके बाद ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को इस बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है
HIV वायरस कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो डेफिशिएंसी है या किसी भी प्रकार की डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम छोटी से छोटी बीमारी से लड़ने में भी सक्षम नहीं रहते। तो जब ये डिजीज़ हमारे अंदर या ये वायरस एक लंबे समय तक हमारे अंदर रहता है, तो हमें इस तरह से हमारे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है कि छोटी से छोटी बीमारी से लड़ने की भी क्षमता हमारे अंदर ना रहता है, ठीक है। और उसके अलावा जो इस इन्फेक्शन में चीज़ें होती हैं, वो जो पिछले इन्फेक्शन में अपन ने बताया, फीवर, फैटिग, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनल फेज में भी चलती रहती है और बॉडी में वीकनेस आ सकती है, बुरी तरह से वीकनेस आ सकती है। वो जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ये सारे रंग काला पड़ने लगता है। ये सारी चीज़ें जो है वो शो होती है HIV इन्फेक्शन के पूरे थ्रू आउट होल फेज में। और जो सबसे फाइनल फेज है वही इसका फाइनल फेज जो है, यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं और बहुत हेविली सिम्टम्स दिखते हैं, इंसान बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिल सकती है एड्स के केस में। ओके, तो आज तो हमने ये फेजेस पढ़े कि कितने फेजेस में एड्स होता है और क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। आगे के वीडियो में हम पैथोजेनिसिटी पढ़ेंगे और HIV वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या कैसे ये डिजीज कॉज करता है। तो पैथोजेनिसिटी और HIV के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चालू करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ खत्म करते हैं, जो कि था जनरल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक बहुत ही घातक डिजीज है और अभी तो ग्लोबली हर जगह फैला हुआ है। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी कंट्री है जो इस डिजीज से अछूत है या अछूती है या किसी भी कंट्री में नहीं हुआ हो। हर कंट्री में इसके कुछ ना कुछ केसेस मिल जाएंगे। सो इट इज़ एन STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट इट इज़ नॉट just a sexual transmitted disease. It can also be transmitted through an infected needle or infected syringe, or by the transfusion of blood into individual between an infected or a non-infected individual. Okay, so ये अलग अलग टाइप के तरीकों से फैल सकती है। तो आज का वीडियो हम यहाँ कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इनकी पैथोजेनिसिटी के बारे में और इनके डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के बारे में और HIV वायरस के बारे में। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।